सभी मित्रों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण। पूरा चैप्टर है। आज आप लोग इस सेशन में पूरा चैप्टर पढ़ के जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले आप सभी से कहेंगे एक बार शेयर कर दो। हर एक चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। आज हम आपके लिए पीडीएफ बना के लाए और इसमें आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जितना कि आपको पेपर में करना होगा, है ना। ज़्यादा कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना यहाँ पर आपको हम बता देंगे उतने से ही काम आपका चलने वाला है। चाहे वो क्वेश्चन ऑप्शनल आ जाए, चाहे वो क्वेश्चन पूरा लिखने को आ जाए। पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध भी आ जाता है आपसे लिखने को, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इस सेशन के माध्यम से सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप पूरे सेशन में रहेंगे तो अच्छा खासा आपको आनंद भी मिलेगा सेशन में, ठीक है। स्टार्ट किया जाए तो फिर ये बताओ। चलिए भाई, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखो पर्यावरण प्रदूषण जो होता है ये मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। जैसे हम आपको समझाने की कोशिश करें, जो पर्यावरण में प्रदूषण आजकल हो रहा है वो मानवों के द्वारा ही तो हो रहा है। जो हमारे क्रियाकलाप है उनसे ही तो हो रहा है। कहें कि आज भैया बर्थडे है बेटू का तो डीजे लगवा दो घर पे। अब डीजे लगवा दिए तो उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का एक हिस्सा ही तो है। बताओ, कहें कि भैया खेतों में कीड़े लग गए तो दवा खिंचवा दो। इससे आपका मृदा प्रदूषण सबसे ज़्यादा होगा, वायु में भी प्रदूषण होगा, जल में भी प्रदूषण होगा, हर प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें क्या है? प्रदूषण हमारे क्रियाकलापों के माध्यम से ही तो हो रहा है। और आजकल तो ईयरफोन चलता है, बड्स चलते हैं, ब्लूटूथ चलता है, कानों में लगा के हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं अपने स्वयं में, है ना। तो ये नुकसानदायक है प्रदूषण। चलो आगे पढ़ेंगे भाई। प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषकों के प्रवाहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण यानी जिसको भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कह सकते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण ही तो हैं। आगे चलो भाई, आगे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी स्पीड से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो। देखो, प्रदूषण के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो प्रदूषण में मिलने वाले हानिकारक पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित बनाते हैं प्रदूषण कहलाते हैं, तथा इस समस्या को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के निम्न प्रकार हैं, जैसा कि भी हमने आपको पीछे भी बताया। वायु प्रदूषण होता है, भू प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण, भाई भू प्रदूषण तो मृदा प्रदूषण हो ही जाएगा, ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। ये सारे के सारे प्रदूषण के प्रकार हैं, जैसा कि आप लोग पीछे जान के आए। अब सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किसको? वायु प्रदूषण को। वायु प्रदूषण क्या है, किस प्रकार से होता है ये, है ना। तो वायु प्रदूषण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, जीवाश्म ईंधन कोयला हो गया, जैसे आपका लकड़ी हो गई, खनिज तेल हो गए, पेट्रोल हो गया, कल कारखानों तथा वाहनों का धुआं हो गया, ये वायु प्रदूषण पैदा करते हैं, ठीक है। इनके कारण वायुमंडल में जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, सीसा इत्यादि की मात्रा बढ़ रही है। इससे भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। सांस तथा गले की बीमारी, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत में कमी, जीव जंतुओं की असमय मृत्यु होना वायु प्रदूषण के हानिकारक दुष्परिणाम है। अब आज आप देख रहे होंगे वायु में इतना ज़्यादा प्रदूषण है। पहले तो जो बीमारियां आजकल चल रही हैं, क्या ये पहले बीमारियां थीं? नहीं थीं। आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां चल रही हैं लोगों को। अगर आप कानपुर चले जाएंगे ना, तो कानपुर में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको सांस लेना मुश्किल होगा। और शायद आप लोग भी कहीं ऐसी जगह पे अगर गए होंगे या रह रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा, गले की बीमारी हो जाती है, अम्लीय वर्षा होती है जो नुकसानदायक होती है हमारे त्वचा के लिए, हमारे शरीर के लिए।
ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। अगर ओजोन परत का क्षरण होगा तब भी हमारे लिए नुकसानदायक है, कैंसर जैसी बीमारियां पनपेंगी। जीव जंतुओं की असमय मृत्यु हो रही है, जीव जंतुओं का पता ही नहीं चलता है, समय पूरा ना होने पर भी मृत्यु हो जाती है। ये सारे के सारे किसके दुष्परिणाम हैं? वायु में प्रदूषण के ही तो परिणाम है। जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, ये भी तो हवाई से ही फैल रहा था। हवा में अगर बात कर रहे हैं हम लोग, मास्क लगाते थे, स्पर्श से तो फैलता ही था, लेकिन वायु में भी फैलता था ना। तो ये भी वायु में प्रदूषण का ही तो कारण हो गया एक। तो वायु प्रदूषण के ये सारे कारण हैं। अगर हम लोग बात करें जल प्रदूषण की, अभी देखो आगे हम लोग ये भी जानेंगे कि जल प्रदूषण क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, इससे बचाव क्या हो सकता है। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, इससे बचाव क्या हो सकता है। अभी आप हमारे साथ रहेंगे तो सारी जानकारी इस क्लास में आज मिलेगी। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कुल मिला के जो पर्यावरण प्रदूषण का है। अब देखो जल प्रदूषण क्या होता है। कल कारखानों का कूड़ा कचरा तथा हानिकारक रसायन नहीं नदी बा, यहाँ पर नदी होगा, नदी बा जलाशयों में फेंकने, शहर की गंदगी व सीवर नदियों में बहाने, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने, मृत जीव जंतुओं व मनुष्यों के शव अथवा उनके अवशेषों को नदियों में फेंकने आदि कारणों से जल प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल मनुष्यों में पीलिया, पेचिश, टाइफाइड, पेट के रोग, त्वचा के रोग पैदा करता है। इसके कारण नदियों व समुद्रों में जीव जंतुओं की ऑक्सीजन की कमी होने व जहरीली पानी होने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। अब देखो थोड़ा अपनी भाषा में समझाऊं। जैसे आप देखते हो कि आजकल घर में लेटरिन बनती है, आप में से, अभी मेरे घर पे तो ऐसी वाली नहीं है, मेरे घर पे तो वो वाली है जो लेटरिन बाहर नहीं आती है, जिसमें मतलब कहने का ये नाली में नहीं बहती है, वो वाली है ना। तो जिनके घरों में लेटरिन बहने वाली है ना, तो इस बहने वाली लेटरिन से ही बीमारियां पनप सकती हैं। जैसे पीलिया हो सकता है, जैसे पेचिस हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, पेट के रोग हो सकते हैं, त्वचा के रोग पैदा हो सकते हैं। ये सारी बीमारियां उससे भी हो सकती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, ये ना सोचना उससे कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जिस नाली में बह रही वहीं आप बैठते भी होंगे। ऐसा नहीं है कि अपने दरवाजे पे कोई नहीं बैठता होगा, बैठते भी होंगे। तो ये उसकी आप महक भी सूंघते होंगे कभी कभी, अगर महसूस किया होगा तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो आपको क्या है, ये बीमारियां यहीं से तो पनपती हैं। अगर ये बीमारियां ना पनपें तो इसके लिए क्या बचाव हो सकते हैं उनको भी जानेंगे। सभी को गुड इवनिंग भाई, राधे राधे। आगे चलो, ठीक है। ऐसा ही ठीक नदियों में हम क्या करते हैं, गंगा जी पे जैसे कोई कम उम्र का बच्चा या कोई व्यक्ति मर जाता है, तो गंगा नदी में जाकर या यमुना नदी में जाकर या कोई भी आप जहाँ पे नदी में आपके यहाँ ले जाया जाता होगा सब, वहाँ ले जाकर कम उम्र वाले को जलाया नहीं जाता है, बिना शादीशुदा वाला, यानी जिसकी शादी ना हुई हो, उसको कई लोग तो दफना देते हैं, कई लोग क्या करते हैं गंगा जी में फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसमें कीटाणु पैदा होते हैं। जब कीटाणु होते हैं तो पानी जो होता है वो प्रदूषित होता है, ये भी एक बीमारियों का कारण बनता है ना। ये सारी चीज़ें। अगला है भूमि प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं। देखो भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक तो ये है, जैसे हम अपने खेतों में कीटनाशी दवा डालते हैं, ये दवा भूमि पर ही तो पड़ती है, तो ये भी क्या है, ये भूमि प्रदूषण का एक कारण है ना। रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने, शहरी गंदगी तथा कूड़ा करकट को खुला फेंकने, कारखानों का अपशिष्ट पदार्थ व रसायनों को भूमि पर फेंकने से भूमि प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण के प्रभाव से मृदा उपजाऊ नहीं रह जाती, कृषि का उत्पादन घट जाता है तथा फसल में खनिज एवं पोषक तत्वों की मात्रा घट जाती है। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा गांव में जब फसल कोई बोई जाती है किसान भाइयों के द्वारा, तो उसमें खाद के बिना कोई आजकल काम ही नहीं होता। एक समय ऐसा था कंपोस्ट तैयार किया जाता था, जिससे कोई बीमारी भी नहीं लोगों को होती थी और फसल भी ज़्यादा पैदावार होती थी। आजकल क्या है कि खाद झोंक दो, जितनी झोंक पाओ खेत की दम निकाल लो, है ना। सेम उस प्रकार से जैसे हम आपसे कहते हैं, कई लोग स्टेरॉइड लेते हैं, जो बड़े रेसर हैं, खिलाड़ी हैं, बड़े मतलब आप ये समझ सकते हैं बड़े बड़े फाइटर हैं, तो स्टेरॉइड जो लोग लेते हैं
उन लोगों में क्या होता है, स्टेरॉइड ले लिया, उतनी देर ताकत रहेगी 1-2 घंटे 3 घंटे, इसके बाद फिर पूरी दम निकल जाती है, शरीर में कुछ नहीं रहता। अगर आप अपने शरीर को डेली ताकत वाली दवाएं देते रहें, इंजेक्शन देते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका शरीर पूरा खोखला हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, चलने के भी लायक नहीं रहेंगे। सेम इसी प्रकार खेत का भी हाल होता है। हम लोग उपज बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारी खादों का प्रयोग कर देते हैं, बहुत सारी दवाओं का प्रयोग कर देते हैं ना। इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। एक चीज़ हम आपको बताएं, अगर कभी भी, लेकिन कोई मानेगा नहीं, अगर किसी को बताओगे तो वो ये कह देगा कि तुम क्यों नहीं अपने खेत में करते हो। नहीं तो खेतों में जैसे किसी के कीड़े हो जाएं, कभी आजमाना, अगर कोई यहाँ पर बच्चा ऐसा हो जो खेती करता हो, थोड़ी खेती हो जिसके पास में, तो वो आजमा भी सकता है। आजमाने के लिए जैसे कि आपके फसल में कीड़े लग गए, दवा डालते हैं हम। दवा ना डाल के हम क्या करेंगे, जो भी आपको हरी घासें दिखाई देती हैं पृथ्वी के ऊपर आपके इलाके में, उन हरी घासों को आप थोड़ा थोड़ा तोड़ के लाना, हर किसी से 1-2 पेड़ तोड़ के लाना, और आपके मोहल्ला पड़ोस में गाय ढिली रहती हैं, गाय को खिलाना। जो घास गाय खा ले उसको अलग कर देना, जो घास गाय ना खाए उसको अलग कर लेना। जितनी घासों को गाय ने नहीं खाया है, उन घासों को आप फिर वहाँ से तोड़ के लाएंगे और एक बर्तन में रखकर उसको लुगदी बना के उसको गर्म कर लेंगे, और उसमें अपनी जितनी टंकी 10 टंकी डालनी है तो 10 लीटर पानी मिला लो, और 1 लीटर पानी को एक टंकी में घोल के छिड़काव कर दो, कीट जितने भी कीड़े होंगे सारे खत्म हो जाएंगे, जिन पौधों को गाय ना खाए, है ना। तो ये तरीके पहले अपनाए जाते थे, अब नहीं अपनाए जाते। अब तो डायरेक्ट गए, तुरंत लेके आए दुकान से और डाल दिया आके। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पे क्या होगा, ये कोई नहीं मतलब रखता आजकल, है ना। अगला है रेडियो एक्टिव प्रदूषण। रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रयोग से रेडियो एक्टिव किरणों का विकिरण होता है। अणु बम, परमाणु बम इत्यादि के विस्फोट से भी हानिकारक रेडियो एक्टिव किरणें पैदा होती हैं, जिनके कारण वातावरण प्रदूषित हो जाता है। रेडियो एक्टिव किरणों के ज़्यादा विकिरण से त्वचा रोग, कैंसर, गुणसूत्रों का दुष्प्रभाव, विकलांगता आदि प्रभाव पैदा हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अमेरिका ने जापान के ऊपर जब परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, तो ये परमाणु बम की वजह से जापान में आज भी लोग अपंग पैदा होते हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं जो शरीर को प्रभावित कर देती है, रोगग्रस्त कर देती हैं। कैंसर भी हो सकता है, जो आपके अंदर गुणसूत्र होते हैं वो भी, उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है, आप अपंग भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। ध्वनि प्रदूषण की अगर हम लोग बात करें तो देखो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। वाहनों, मशीनों, जनरेटरों, वाद्य यंत्रों इत्यादि के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से बहरापन, पागलपन, चिड़चिड़ापन इत्यादि लक्षण पैदा हो जाते हैं। ज़्यादा शोर के कारण गर्भ में बच्चों में विकलांगता भी आ जाती है। जैसे किसी के घर पे कोई गर्भ में हो, किसी के गर्भ में कोई बच्चा पल रहा हो, तो उसको ज़्यादा शोर में रहने की आवश्यकता नहीं है ना। काफ़ी बार आपने देखा होगा, घर में जो बड़े बुजुर्ग या कई प्रकार के लोग होते हैं जिनको शोर नहीं पसंद होता है, डीजे वगैरह बजा दो तो क्या होता है, चिड़चिड़ाने लगते हैं, है ना। अब देखो पर्यावरण प्रदूषण के जो मुख्य कारण हैं, जिसमें एक जनसंख्या वृद्धि भी है कारण। जनसंख्या में वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषक और प्रदूषण दोनों में वृद्धि होती है। सीधी सी बात है कि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो भाई, जैसे अगर प्रदूषण आपके किसी गांव में 100 आदमी हो तो प्रदूषण थोड़ा कम रहेगा, और उसी गांव में 200 या 300 आदमी हो जाए तो प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 आदमी जितना प्रदूषण फैला रहे थे उसका दोगुना हो जाएगा अगर 200 आदमी होंगे। तो कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रदूषण में भी वृद्धि होगी। ठीक है। परिणाम स्वरूप जहां एक और प्राकृतिक स्रोतों के त्वरित विदोहन से इनका तेजी से ह्रास होता है, वहीं दूसरी ओर झील तथा नदियों में औद्योगिक अपजल हो गया, जीवों द्वारा विघटित प्रदूषक तत्व हो गए,
जैसे घरों का कचरा एवं कूड़ा, रकट तथा लकड़ी एवं कोयले को ईंधन के रूप में जलाने से उत्पन्न धुएं से वातावरण में प्रदूषण। मान लो अगर किसी के घर पे किसी के पिताजी अकेले थे, पहले उनके 4 लड़के हो गए, चारों की शादी हो गई, चारों अलग अलग हो गए। पहले तो एक ही चूल्हा जलता था, उसी से जो कुछ प्रदूषण हो पाता था। अब भाई 4 चूल्हे जलते हैं और एक पिताजी का भी अलग जल रहा है, 5 चूल्हे जल रहे हैं, अलग अलग प्रदूषण फैल रहा है ना। तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो प्रदूषण फैलेगा, सीधी सी बात। अगला है स्रोतों का अनियंत्रित दोहन। जनसंख्या वृद्धि के तीव्र दबाव की वजह से स्रोतों जैसे भूमि हो गई, जल हो गया, वन हो गया, वायु हो गई, खनिज आदि का अनियंत्रित एवं विकृत उपयोग किए जाने से भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भयावह रूप धारण कर रही है। ठीक है। अगला है आर्थिक विकास की। अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक विकास में क्या क्या आ जाएगा। देखो, जनसंख्या वृद्धि का सामना करने हेतु अपनाया जाने वाला व्यापक आर्थिक विकास भी पर्यावरण प्रदूषण के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। खाद्यान्न क्षेत्र में जनाधिक्य के दबाव से उबरने के लिए कृत्रिम साधन अपनाने पड़ते हैं तथा उत्पादन स्तर बढ़ाने हेतु उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के संकट पैदा करता है। ठीक है भाई। आगे परिवहन विस्तार हो रहा है, परिवहनों से धुआं निकलेगा, सीधी सी बात है। जब परिवहनों की संख्या बढ़ेगी तो जल में भी, थल में भी और आकाश में भी मार्गों पर परिवहनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। परिवहनों से धुआं भी निकलेगा जो हमारे पर्यावरण को बहुत तेज़ी से प्रदूषित करेगा, और प्रदूषण का यही क्रम और भी तेज़ी से परिवहन साधनों की संख्या के साथ बढ़ रहा है हमारे देश में, जिस वजह से पर्यावरण संकट में है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि परिवहन विस्तार हो रहा है, जिस वजह से भी पर्यावरण संकट में है ना, प्रदूषण फैल रहा है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है भाई। आधुनिक तकनीकों का प्रसार हो रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे, आधुनिक प्रौद्योगिकी ने अपनी प्रक्रियाओं से अनेक प्रकार की विषाक्त गैसों, धुआं एवं विषाक्त रसायन युक्त अपजलों के माध्यम से जल, थल, वायु सभी तत्वों को प्रदूषित कर दिया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। यानी आज के अगर 200-300 साल पहले की बात करें तो पर्यावरण में प्रदूषण कतई नहीं था, थोड़ा बहुत होता था, जो भी घरों में चूल्हे जलते थे उनसे ही। और फिर आज के 100-200-300 साल पहले जनसंख्या भी बिल्कुल कम थी। तो एक तो जनसंख्या भी कम, दूसरा ना तो मोटरसाइकिल था, ना तो कार था, ना तो बस था, ना तो ट्रेन था, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं थी, ना तो प्लेन था, तो प्रदूषण भी नहीं होता था, है ना। ऐसे समझ लीजिए। लेकिन आज हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है। अगला है जनता का अशिक्षित होना और गरीब होना। ये भी एक कारण है। क्यों? भारत में पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है देश की अधिकांश जनता का अशिक्षित एवं गरीब होना, क्योंकि भारत की लगभग 38% जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जो कि अपने जीवन यापन के लिए जंगलों का भरपूर उपयोग करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिससे जंगल भी कम होते जा रहे हैं। भारत के कुल 750 हेक्टेयर क्षेत्र में वन है, जो कोई क्षेत्रफल का लगभग 23% है ना। 22-23% होना चाहिए। कितना परसेंट? अब इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 31 से 33% भूभाग पर वन होने आवश्यक हैं, पहली बात। ठीक है। और अगर वन नहीं हो रहेंगे, धीरे धीरे जैसे लोग क्या करते हैं, जंगलों में पेड़ कटवाते हैं, लकड़ी को काट काट के लाते हैं, घर पे यूज करते हैं उसका, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा, जिसमें बड़े बड़े लोग तो क्या किया करेंगे, सिलेंडर मंगा लिया करेंगे घर पे,
उससे सांस लिया करेंगे, लेकिन छोटे लोग कैसे सांस लेंगे, है ना। तो ऐसे भी धीरे धीरे क्या होगा, परेशानियों का अभी आगे चल के सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वृक्ष कोई लगाना नहीं चाहता, छाया हर कोई चाहता है, कड़वा सत्य है। वृक्ष कोई लगाना नहीं चाहता, शुद्ध हवा हर कोई चाहता है। वृक्ष कोई लगाना नहीं चाहता, शुद्ध ऑक्सीजन हर कोई चाहता है। इन चीज़ों की भूख सबको है, लेकिन वृक्ष कोई लगाना नहीं चाहता। बल्कि अगर एक आध खेत में खड़ा है तो ये जरूर सोच लेते हैं क्यों ना इससे कुछ पैसे पैदा किए जाएं, बेच कर लकड़ी बिच जाएगा 5-6-10 हज़ार का, तो कम से कम कुछ पैसे पैदा होंगे। लेकिन अगर वही कभी धूप में जाना पड़ता है ना घर से, तो ये लगता है 100-50 किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा छाया होता तो कितना आनंद आ जाता है ना। नल अगर छाया में होता तो बहुत ठंडा पानी देता, तो आज मज़ा ही आ जाता पानी पी के। ऐसी बातें तो हर कोई करता है, पर अगर कह दो कि वृक्ष लगाओ तो लगाएगा कोई नहीं, लगाना ही नहीं चाहता है। लगाने की बात क्या। पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से कम 33% वनों का होना अनिवार्य। हमने आपसे क्या कहा, 31 से 33% तक लगभग होना जरूरी है। 31 से प्लस होना चाहिए, लगभग 33 तक कम से कम। बावजूद इसके शासन भी आंखें मूंद कर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के वनोपज एकत्रित करने के लिए ठेकेदारों को ठेके दे रही है, जिससे हमारे वन दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण का जन्म हो रहा है ना। जब वन कम हो जाएंगे तो भैया पर्यावरण प्रदूषण का तो जन्म होगा ही होगा। अगला क्या है, उर्वरा शक्ति, उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। देखो जैसा कि पहले भी अभी हम बता के आए, अगर आप ज़्यादा खाद डालेंगे, ज़्यादा दवा डालेंगे तो हमारी भूमि में प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा, जिससे क्या होगा, उर्वरा शक्ति भी निरंतर कम हो जाएगी खेत की। आगे चल के पैदावार भी कम होने लगेगा खेत में, और कई सारी बीमारियां तो पनपेंगी ही, है ना। कई सारे प्रकार की बीमारियां होंगी जिसका सामना करना पड़ सकता है सभी को। ठीक है, ये सारी चीजें, क्योंकि जिसके कारण कृषि व्यवसाय में घाटे की आशंका सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने भी अभिव्यक्त की है। ठीक है, क्योंकि उत्पादन लागत जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग क्या कर रहे हैं, खाद खूब झोंक रहे हैं खेतों में, पैदावार ज़्यादा ले रहे हैं, है ना। अब देखो आगे बताते हैं वनों के विकास को लेकर के। पृथ्वी का 1/3 से अधिक हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा जंगल संचार की अनेक प्रमुख आवश्यकताओं जैसे ईंधन, इमारती लकड़ी, संश्लेषित धागों के लिए कच्चा माल आदि की सप्लाई करते हैं। जल के बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ भी रोकने के काम आते हैं वन, विशेष योगदान होता है। जंगलों से पानी एवं हवा द्वारा मृदा का अपरदन भी रुकता है। वायु प्रदूषण कम करने में जंगलों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आदिकाल से मनुष्य जंगलों में रहा है और वनों पर ही अपने जीवन के लिए निर्भर रहता था। सभ्यता के विकास के बाद भी इंसान जंगलों के निर्जन एकांत में चिंतन मनन के लिए शांति खोजता रहा है। ये सारी चीजें बुक नहीं है, आपका पूरा चैप्टर है पर्यावरण प्रदूषण, जो कि हम PDF अपनी मर्जी से बना के लाए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आजकल क्या है, लोग पहले प्राचीन काल में देखें तो वनों को ही ढूंढते थे, छाया ढूंढते थे, शांति महसूस करते थे वनों में ही। क्योंकि जितने भी लोगों ने तपस्या करके ज्ञान की प्राप्त की है, सारे के सारे लोग वनों की तरफ ही गए थे, है ना। जहां पर कोई ना हो। हाँ, अब तो स्वामीनाथन जी नहीं रहे, लेकिन आज स्थिति तेजी से बदल रही है। खेती के लिए जंगलों को नष्ट करके भूमि साफ की जाती है और इसका परिणाम स्वरूप बाढ़ और भूमि अपरदन के रूप में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। नगरों, जलाशयों और आवागमन के रास्तों को बनाने के लिए जंगलों को तेजी से काटा जा रहा है। जंगलों को नष्ट करके उनके स्थान पर नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योगों से प्रदूषण बढ़ रहा है। एक तो देखो, जंगल काट के आपने कोई फैक्ट्री लगा दी
तो एक तो जंगल भी कट गया, दूसरा फैक्ट्री लगा के प्रदूषण भी कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें, तेजी से जंगलों की कटाई हो रही है, और अगर जंगल की वजह से क्या हो रहा है, जंगल कट रहे हैं तभी बाढ़ों के कारण और बन रहे हैं, बाढ़ तभी ज़्यादा आ रही है। अगर जंगल के काटने पर रोक लग जाए, क्योंकि जंगल जो होते हैं मृदा अपरदन को रोकते हैं, बाढ़ के पानी के बहाव को भी रोकते हैं। अगला है विशाल सिंचाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक विशाल सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इसमें भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, नर्मदा सागर परियोजना, बोध घाट परियोजना प्रमुख मानी जाती हैं। इन परियोजनाओं के निर्माण के समय वनों की बेरहमी के साथ कटाई की गई थी। विशाल बांधों के निर्माण के कारण लाखों लोगों को डूब क्षेत्र से हटना पड़ा, जिसके कारण उन क्षेत्रों में आवास की समस्या पैदा हुई। बड़े बांधों के निर्माण से उसके आसपास की जमीन के दलदल में बदल गई। जब भैया बांध होगा, जब बांध बनाया जाएगा तो आसपास की जो जमीन होगी, सीधी सी बात है कि दलदल में ही बदलेगी जब बांध बनेगा, है ना। चेतावनी भूगर्भ शास्त्रियों ने बार बार सरकार को दी। वैज्ञानिकों को चेतावनी के कारण ही केरल की साइलेंट वैली सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश की बोध घाट परियोजना जंगलों की अत्यधिक कटाई क्षेत्र में आने के कारण ही स्वीकृत नहीं पा सकी। यद्यपि अब भारत सरकार ने इस परियोजना को अपनी स्वीकृत तो दे दी है, पर इस शर्त के साथ कि जितने पेड़ उस बांध के क्षेत्र के अंतर्गत डूब में आ रहे हैं, उसके दोगुने पेड़ मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी। है, देखो हमने आपसे बात क्या कही, अगर आप एक पेड़ काटें 2 पेड़ लगाएं तो पृथ्वी से प्रदूषण कम हो सकता है। सरकार ने मंजूरी कब दी? सरकार ने कहा कि मंजूरी हम तो दे रहे हैं, आप अगर 100 पेड़ काट रहे हैं तो 200 पेड़ सरकार को लगाने पड़ेंगे, तो आप 100 पेड़ काट सकते हैं। आपको अथॉरिटी है कि 100 काट लो, 200 लगा दो। 200 में भी कौन से पूरे चल जाते हैं। ये है कि 200 पेड़ लगाओगे तो 30-40 तो खराब हो ही जाते हैं, है ना। आगे चलो, विषाक्त गैसों की अगर बात करें, मोटर गाड़ियों, बिजली घरों, कारखानों आदि से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन आदि गैस निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सबसे खतरनाक गैस होती है, यहाँ पर जितनी गैसें दी गई इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्या है? तीव्र एवं कर्कश ध्वनि। देखो, कारखानों की मशीनें, लाउड स्पीकर, विमान, रेलगाड़ी आदि से उत्पन्न तीव्र ध्वनियाँ शोर प्रदूषण यानी कि ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। तीव्र ध्वनि श्रवण शक्ति के ह्रास के साथ नींद को भी हराम कर देती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 75 डेसिबल के ऊपर शोर होने से बहरापन, चिड़चिड़ापन, गर्भपात, हृदय रोग में वृद्धि एवं सोचने की क्षमता में कमी ला देता है। अगर आप 75 डेसिबल से ऊपर सुन रहे हैं तो आपको बहरापन हो सकता है, आप गर्भपात हो सकता है जो अगर महिलाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां, हृदय से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। अगला है पर्यावरण में बढ़ती हुई रेडियो धर्मिता। देखो, रेडियोधर्मिता प्रदूषण संसार में तेजी से फैल रहा है। परमाणु बम विस्फोट परीक्षणों के वायुमंडल में जो रेडियोधर्मी विष फैलता है उससे वर्तमान मानव ही नहीं, भावी पीढ़ियां भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। नाभिकीय विस्फोट के द्वारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा किरणें प्रभावित होती हैं, जिनके कारण कभी कभी जीन्स तक में परिवर्तन आ जाता है। चेरनोबिल की परमाणु दुर्घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि पर्यावरण को रेडियोधर्मी प्रदूषण से मुक्त नहीं रखा गया तो संपूर्ण मानव सभ्यता एक दिन समाप्त हो जाएगी, है ना। एक बार हम आपको बता भी चुके हैं, दुनिया का अंत दुनिया अपना अंत खुद करेगी। ये दुनिया का अंत करने और कोई नहीं आएगा, ना कोई युद्ध होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। दुनिया का अंत स्वयं हो जाएगा। आज लोग नहीं कहते कि पहले के लोग यार 100 साल तक जीते थे, 120 साल तक जीते थे। आज के लोग तो 50-60 साल में ही टरक लेते हैं। सोच के देखो, अगर तो 50-60 साल कोई ज़्यादा नहीं है। सोचो अगर एक बार, तो 50-60 साल कोई ज़्यादा है? नहीं ज़्यादा है। पता नहीं चलता है कब साल चली जाती है, 50 साल हो जाते हैं, है ना। पता भी नहीं चलेगा कि कब 60 साल के आप हो जाओगे।
तो पहले ऐसा क्यों था कि आदमी 100-100 साल जीता था? उसका कारण यही तो था कि प्रदूषण कम था, जो चीज़ भी मिलती थी वो चीज़ शुद्ध मिलती थी, प्योर मिलती थी। आजकल सब्जी लौकी भी बेचने वाला आता है, वो भी इंजेक्शन से बढ़ाई गई लौकी होती है ना। वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं? पेड़ों की कटाई एक कारण हो सकता है। कंपनियों द्वारा केमिकल वायु प्रदूषण में मिल रहा है। गाड़ी वाहन ईंधन बड़े बड़े कारखाने हो गए, ये सारे ही कारण तो हैं वायु प्रदूषण के। पेड़ कटाई हो रही है, केमिकल कंपनियां लग रही हैं, ये सारे कारण ही तो हैं। गाड़ियां जो हम लोग चला रहे हैं उनसे धुआं निकल रहा है, गाड़ियों के धुओं के कारण हो रहा है। वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? देखो, अगर वायु प्रदूषण होगा तो अनेक रोग जन्म लेंगे, ठीक है। और इससे मनुष्य ही प्रभावित नहीं होंगे, चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो, हर कोई प्रभावित होगा। मृत्यु भी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है ना। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, हरित गैस प्रभाव में वृद्धि होगी, फसलों को भी नुकसान होगा। ये सारे नुकसान हो सकते हैं। वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय ये हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाइए, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाइए, पेट्रोल डीजल से जो वाहन चल रहे हैं उनका कम उपयोग करिए। कभी कभी साइकिल से भी आटा डालने गेहूँ डालने पिसाने चले जाया करिए, मार्केट चले जाया करिए। कभी कभी साइकिल से भी खेतों में लेटिंग जाते हैं जो लोग, लड़के लोग, कभी कभी साइकिल से भी चले जाया करिए। तो कम से कम उपयोग करिए। कंपनियों पर चर्चा की जाए, सही कदम उठाए जाए भारत सरकार के द्वारा, तो ये सब कुछ हो सकता है। जल प्रदूषण कैसे होता है? दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? अतिसार, टाइफाइड, पीलिया रोग हो सकते हैं। मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, गुर्दे संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। जलीय जीवों को भी बहुत अधिक हानि हो जाती है इससे। इसके रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? भैया, कीटनाशक का प्रयोग कम से कम करें, कचरे मल का सही स्थान पर डालें इसको, है ना। उद्योगों द्वारा निकलने वाली जो अशुद्धियां हैं इनका पुनर्चक्रण होने लग जाए। और तालाब हो गए, जलाशय जो हो गए, जहाँ जल एकत्र होता है उसकी गुणवत्ता की जांच कर ली जाए तो संभव हो पाएगा। अगला है मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? इससे भी भैया अनेक रोग होंगे, एलर्जी, दमा जैसी प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। अगर मृदा प्रदूषण होगा तो कॉकरोच आपने देखे होंगे, कॉकरोच आपको दिखाई देते होंगे, ये भी पनपने लगते हैं और भूमि की क्षमता भी कम हो जाती है, जो पैदावार करने की क्षमता होती है। इसको रोके कैसे? कचरे को सही स्थान पर डालें, है ना। और कहीं भी कंपनी लगे तो सबसे पहले ये देखा जाए कि इसका जो निकलने वाला मल होगा, कचरा होगा, ये कहाँ जाएगा। स्वच्छ शौचालय रखें। कीटनाशकों के स्थान पर जैविक नियंत्रण को प्रोत्साहन दें। कीटनाशी जो दवा प्रयोग करते हैं वहाँ पर जैविक दवाओं का प्रयोग करने लग जाएं। ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है? श्रवण शक्ति, चिड़चिड़ापन, भूख कम लगना, ये सारी चीज़ें, गर्भपात हो जाना, नींद कम आना, रक्तचाप बढ़ना, ये समस्याएं हो जाती हैं ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। और ध्वनि प्रदूषण के उपाय क्या हो सकते हैं? कारखानों में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करके इनको शहरों से बाहर निर्मित किया जाए। एयरपोर्ट का निर्माण शहरों से दूर हो। अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो। लाउड स्पीकर, जनरेटर का प्रयोग बंद किया जाना चाहिए। जो लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हो, जनरेटर का करते हो, तो इसका भी बंद किया जाना चाहिए। तो प्रदूषण पर रोकथाम लग सकती है, ध्वनि प्रदूषण पर। तो दोस्तों, आज की क्लास ये थी। सभी लोग बताइए क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक कर लेना क्लास को। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कल हम आप सभी को, और अपने सभी वो दोस्तों को भी शेयर कर देना जिन लोगों ने अभी तक क्लास को देखा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्लास है। सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।